Now students, today we are going to start our chapter 4th of science, that is structure of the atom. This is very interesting chapter and important chapter, and it is also important for your 10th class. When you will go in 10th class, it will be also useful for your high class. Okay, so concentrate on this chapter. Okay, let's start. In this chapter we will study about mainly structure of the atom, about electrons, protons, neutrons, nucleons, isobars, isotopes. Okay, valency. About valency we have already discussed in chapter 3rd. Okay, and different models that were given by different scientists like Thomson model, Rutherford models, drawbacks of Rutherford models, Bohr's model, okay, nucleons and isobars, isotopes. Okay, so let's start. Students, see the activity 4.1. Okay, A. Comb dry hair. Does the comb then attract small pieces of paper? Yes, comb attract small pieces of paper after comb dry hair. Why? Because आफ्टर कॉम ड्राई हेयर जो कॉम्ब रहता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देन जब हम स्मॉल पेपर के पास इसको ले जाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज पेपर में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ओके, सी द एक्टिविटी। दिस इज कॉम्ब। ओके, मैंने क्या किया, अपने ड्राई हेयर को कॉम्ब कर लिया है इस कॉम्ब से। देन अब आप देखते हैं कि ये क्या करता है। देखिए, जब मैं स्मॉल पीसेस के पास इसको ले जाती हूँ तो ये क्या करता है, स्मॉल पीसेस ऑफ जो पेपर हैं उनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि इस कॉम्ब में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, अपने हेयर को कॉम्ब करते हैं तो ये इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है। देन इस पेपर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसे लाइन से प्रेजेंट रहते हैं। बट हमारे कॉम्ब में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और ये क्या कर देगा है, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। ठीक, तो देखो स्मॉल पीसेस में सारे जो क्या रहते हैं, इस तरह से अरेंज रहते हैं चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ऐसे रहते हैं। बट जब हम क्या करते हैं, कॉम्ब को ले जाते हैं तो कॉम्ब में सारे नेगेटिव चार्ज रहते हैं। ठीक, तो जब हम पेपर को ले जाते हैं इसके पास तो क्या करेगा, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। सो सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, रिपेल हो जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो जब पास में ले जाएंगे पेपर को तो ऐसे अरेंजमेंट हो जाता है। ये अरेंजमेंट फिर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर और नेगेटिव नेगेटिव नीचे हो जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है। सो रीजन क्यों है ऐसा, क्योंकि क्या होता है कि जितने भी मैटर होते हैं उनमें चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। देन बी, रब अ ग्लास रॉड विथ अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रॉड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। तो क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, ग्लास की रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आ जाए, ग्लास रॉड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देन यदि हम उसको फिर फूले हुए बलून के पास ले जाते हैं तो बलून उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, सो सेम रीजन इसमें भी वही रीजन है। ओके, देन अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी एटम होते हैं वो किससे बने होते हैं, चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, सो इलेक्ट्रॉन। ओके, electron has negative charge, proton has positive charge, and one this is न्यूट्रॉन। ओके, न्यूट्रॉन हैज न्यूट्रल चार्ज, कोई भी चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता है। सो कोई भी जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ओके, एंड उसका ये जो ऑर्बिट वाला पाथ होता है, सर्कुलर जो पाथ होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ओके, देन इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी थी उसे किसने की थी, थॉमसन ने की थी। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? थॉमसन ने की थी। देन प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है उसे सबसे पहले गोल्डस्टीन, ओके, गोल्डस्टीन, देन रदरफोर्ड ने इसके बारे में रिसर्च की, ओके, रदरफोर्ड ने, ओके। देन जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक ने, ओके, किसने की थी? चैडविक ने की थी। सो आप इसे इन शॉर्ट में कैसे लर्न कर सकते हो? तो ये हिंदी की एक ट्रिक है कि आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे। ईंटा पर नाच, ओके, ईंटा पर नाच, ईंटा पर, ठीक है, नाच। सो देखो, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? थॉमसन, टी से थॉमसन। देन प्रोटॉन की डिस्कवरी पी से प्रोटॉन हो गया, और आर से क्या हो गया? रदरफोर्ड हो गया। देन एन से न्यूट्रॉन हो गया, और सी एच से क्या हो गया? चैडविक हो गया। तो ईंटा पर नाच, इस ट्रिक को आप हमेशा यदि लर्न किए रहोगे, माइंड में रहेगा, तो आप इसकी डिस्कवरी किसने की है आप कभी भी इसे नहीं भूलोगे, ओके। सो चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर होता है जीरो चार्ज, मीन्स क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज होता है। देन अब हम किसकी बात करें? मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 क्या होता है कि टाइम्स ग्रेटर होता है। इसका मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। प्रोटॉन का मास होता है, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.676 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब ये नहीं कंफ्यूज होना कि यहाँ पे 28 है, ये 24, तो ये ज़्यादा होना चाहिए। जो -28 है मीन्स इसकी वैल्यू क्या है? इससे ज़्यादा होती, माइनस में उल्टा होता है, ठीक है। देन अब हम देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। Okay, before starting structure of an atom, here question is given, what are canal rays? सो जो कैनाल रेस की डिस्कवरी थी उसे किसने किया था? गोल्ड स्टीन ने इसकी डिस्कवरी की थी। किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने की थी। उन्होंने क्या किया था? ये एक क्या थी? एक ट्यूब थी, ये एक ट्यूब थी। यहाँ पे एनोड इलेक्ट्रोड रखा हुआ था, और यहाँ पे कैथोड इलेक्ट्रोड रखा हुआ था, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया था कि इसके अंदर जितने भी जो भी गैस थी उसको क्या कर दिया था? निकाल दिया था, मीन्स क्या कर दिया था? वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। वैक्यूम मीन्स होता है जहाँ पे कोई भी गैस प्रेजेंट ना हो, कोई भी गैस प्रेजेंट ना हो, ठीक है। कोई भी चीज़ ना हो जहाँ पे, उसे क्या बोला जाता है? वैक्यूम। सो डिस्चार्ज मतलब उसको क्या कर दिया था कि डिस्चार्ज कर दिया था, सारी की सारी गैस क्या कर दिए थे? उन्होंने निकाल दिए थे। देन यहाँ ये क्या था? कैथोड था, ठीक है, ये कैथोड है, और ये क्या था? एनोड है, ओके। सो यहाँ से जब उन्होंने क्या किया कि गैस पास की यहाँ से, तो यहाँ कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होता है? यहाँ से जब रेडिएशन पास हुई, ठीक है, यहाँ से जब रेडिएशन पास हुई तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, और वो और एनोड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया। सो जिसे जो गोल्ड स्टीन थे उन्होंने क्या बोला? इसे प्रोटॉन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? प्रोटॉन। इसी को क्या बोला जाता है? कैनाल रेज बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होती हैं कि इन्हें कैनाल रेज बोलते हैं बिकॉज दे पास्ड थ्रू द होल्स ऑफ द कैथोड। ये कैथोड में जो होल था उससे क्या हो गई थी? पास हो गई थी। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। See the second question, if an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? सो यदि किसी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो क्या उसके ऊपर कोई भी चार्ज रह जाएगा? नहीं, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर देंगे? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। देन जब न्यूट्रलाइज कर देंगे तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रह जाएगा, इसलिए एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। जिस एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं, ओके। देन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ओके। ये जो
स्ट्रक्चर को डिफाइन, एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिए हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंट मॉडल्स गिवन बाय डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट अबाउट द एटम. ओके, सो फर्स्ट है इसका मॉडल, फर्स्ट मॉडल है थॉमसन का है. ठीक है, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग. उन्होंने थॉमसन ने क्या बताया कि जो एटम का मॉडल होता है वो क्रिसमस के ही जैसा, क्रिसमस पुडिंग जो होती है एक स्वीट डिश होती है उसी के जैसा होता है. द इलेक्ट्रॉन इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करेंट्स ड्राई फ्रूट्स. उन्होंने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि क्रिसमस पुडिंग में जो ड्राई फ्रूट्स फिल किए जाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के जैसे होते हैं. ठीक है, वी कैन ऑल्सो think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon. उन्होंने क्या बताया था, अब हम इसको थॉमसन ने बोला कि हम एटम के स्ट्रक्चर को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि वाटरमेलन होता है. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज कैसे होते हैं वाटरमेलन में. पॉजिटिव चार्ज हम उसे मान सकते हैं जो रेड वाला पार्ट होता है, जो एडिबल पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, वाटरमेलन का रेड पार्ट वो पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, और जितने भी उसमें सीड्स रहते हैं, जो वाटरमेलन के बीज रहते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज के जैसे, मीन्स इलेक्ट्रॉन के जैसे वो बिहेव करते हैं. वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडीड इन द पॉजिटिवली चार्ज इफ स्फीयर लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन. सो जो नेगेटिव चार्ज हैं आप उसे मान सकते हैं कि वो क्या है, वाटरमेलन के जो सीड्स हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं और जो वाटरमेलन का रेड वाला एडिबल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, देन थॉमसन प्रपोज्ड दैट फर्स्ट an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. थॉमसन ने ये बताया कि जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर का बना होता है. जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज, ये पूरे पॉजिटिव चार्ज इसमें भरे हुए हैं ना, जो रेड वाले पार्ट होते हैं. उन्होंने बोला कि जो एटम होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं. द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. उन्होंने क्या बताया कि जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं. मीन्स मान लो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज भी होंगे. सो थॉमसन ने बोला कि जितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का जो अमाउंट है, जो दोनों का जो नंबर है वो क्या होता है, इक्वल होता है. इसलिए जो एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है. अब हम न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, इसलिए ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे. दैट्स वाई जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होता है. ओके, then although Thomson model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model. Okay, अब थॉमसन ने ये बताया कि जो एटम्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. बस तो इसके बेस पे अदर साइंटिस्ट लोग जो है उसको, उस एटम के मॉडल को डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे. अब आगे रिसर्च हुई. ओके, देन 4.2 हम देखते हैं, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. जो रदरफोर्ड थे इस चीज़ को लेकर बहुत ही इंटरेस्टेड थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स में कैसे अरेंज रहते हैं, उनको ये पता करना था. रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस. इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल. रदरफोर्ड ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसमें अल्फा पार्टिकल्स थे. ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने गोल्ड की एक पतली सी लेयर, एक थिन गोल्ड की फॉइल थी, जैसे कि गोल्ड फॉइल किसे कहेंगे, जैसे कि मेडिसिन के रैपर रहते हैं ना, मेडिसिन के जो फॉइल रहते हैं, वैसे ही गोल्ड की पतली एक थिन फॉइल थी. उसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया था
कि उसके ऊपर स्ट्राइक करवाया था, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया था। ठीक है, ये अब उन्होंने गोल्ड का यूज क्यों किया था, क्योंकि जो गोल्ड होता है एक ऐसा मेटल होता है जिससे हम पतले से पतले थिन शीट्स में भी उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए उन्होंने गोल्ड का फॉइल यूज किया था और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की थी। अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम। ठीक है, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है हीलियम। ओके, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, और इसका जो मास होता है वो कितना होता है, 4 होता है। ओके, now see, he selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. This gold foil was about 1000 atoms thick. अब उन्होंने गोल्ड फॉइल का सिलेक्शन क्यों किया, क्योंकि इसे हम जितना पतला लेयर में चेंज करना चाहें उतने पतले लेयर में हम इसे चेंज कर सकते हैं। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक। ये जो गोल्ड फॉइल थी वो 1000 एटम्स क्या थी, थिक थी, मीन्स इसमें 1000 एटम्स तक थे। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट। The fast moving alpha particle have a considerable amount of energy. अभी आपको मैंने बता दिया कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं डबली चार्ज्ड होते हैं, मीन्स +2, इसके ऊपर क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स ये +2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए +2 चार्ज, इसलिए बोला जा रहा है डबली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, इनका जो मास होता है कितना है, होता है 4 होता है। ठीक है, देन इनके पास क्या होती है कि एक प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी होती है बम्बार्डिंग करने के लिए गोल्ड फॉइल के ऊपर। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। रदरफोर्ड ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, मीन्स आशा थी उन्हें कि जो ये अल्फा पार्टिकल होंगे वो गोल्ड के जो पार्टिकल्स होंगे उनसे ईजिली क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो गोल्ड की फॉइल थी उससे क्या हो जाएंगे, इजिली डिफ्लेक्ट हो जाएंगे जब हम अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मास होता है 4। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या होते हैं, हैवी होते हैं, मींस प्रोटॉन के कंपैरिजन में इनका जो मास होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस। रदरफोर्ड ने बहुत ज्यादा अमाउंट में डिफ्लेक्शंस क्या किया था कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं की थी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में डिफ्लेक्शन होगा। ये हम देखते हैं, ये हमारी गोल्ड फॉइल्स है, ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ना और बीच में ये जो सेंटर्स दिख रही है ये हमारा गोल्ड के एटम्स है। ये गोल्ड की फॉइल थी, ठीक है, थिन शीट्स के फॉर्म में, और ये गोल्ड के एटम्स उसमें क्या है, अरेंज है। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं जिनको आप हीलियम भी बोल सकते हैं, हीलियम के एटम। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। अब इस पे अल्फा पार्टिकल की गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डिंग की जा रही है। ठीक है, अब ये आपको ये जो एरोज दिख रहे हैं, ये एरोज क्या है आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ठीक है, देन यहाँ पे देखो, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ गोल्ड फॉइल, स्कैटरिंग हो रही है। अल्फा पार्टिकल गोल्ड पार्टिकल से क्या कर रहे हैं, कॉलिजन कर रहे हैं। देन कॉलिजन करने के बाद वो क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स आप देखेंगे सीधे निकल जा रहे हैं गोल्ड एटम्स को, गोल्ड एटम से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं वो। ठीक है, सी हियर, बट द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की क्या की, बम्बार्डिंग की, तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड उनको रिजल्ट्स मिले। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। अब उन्हें क्या उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कराने के बाद। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। उन्होंने क्या देखा कि कुछ मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो बहुत तेज स्पीड से क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, वो क्या हो गए, गोल्ड फॉइल से सीधा कि सीधा क्या हो गए कि उसको पास हो गए, मतलब गोल्ड फॉइल से सीधा वो पास हो गए। ठीक है, कहीं भी उनकी स्कैटरिंग नहीं हुई है। देखो ये पास हो गए सीधे, यहाँ भी पास हो गया, यहाँ भी पास हो गए, अल्फा पार्टिकल यहाँ भी चले गए,
यहाँ जा रहे हैं, तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स है गोल्ड फॉइल से पास हो गए. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स. अब कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे गोल्ड के फॉइल में, जो ये गोल्ड के एटम्स हैं उनसे टकराने के बाद कुछ एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए हैं. ये देखो यहाँ से ये इस एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, और यहाँ पे एक यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया है. ठीक, अब यहाँ अल्फा पार्टिकल है तो यहाँ डिफ्लेक्ट हो गया है. सो स्मॉल जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल के एटम से टकराने के बाद क्या हो गए हैं, डिफ्लेक्ट हो गए हैं कुछ एंगल से, स्मॉल एंगल से. Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. और सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो उन्हें ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्वेशन मिला वो ये था कि 12,000 जो पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स वो रीबाउंड मीन्स वापस आ गए थे. ये गए थे और जाने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस आ गए थे. जैसे कि ये देखो अल्फा पार्टिकल्स ये गए और उसी डायरेक्शन में वापस यहाँ गए और उसी डायरेक्शन में वापस आ गए. सो सबसे ज़्यादा जो सरप्राइजिंग रिजल्ट था रदरफोर्ड को वो यही मिला था. ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. ये जो रिजल्ट था वो बहुत ही क्या था, इनक्रेडिबल था. उन्होंने बोला कि यदि हम 15 इंच क्या करते हैं, टिश्यू पेपर को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, इट कम्स बैक एंड हिट्स यू. ओके, सो यहाँ पे रदरफोर्ड के बारे में लिखा है. रदरफोर्ड वॉज बोर्न एट स्प्रिंग ग्रोव ऑन 30 अगस्त 1871. रदरफोर्ड का जो जन्म था 30 अगस्त 1871 को हुआ था. ठीक है, 30 अगस्त को हुआ था. ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स. इन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर कहा जाता है. ही इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. ये किस लिए फेमस हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी पे वर्क किया था और एटम्स के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. कैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ये क्या है, एटम्स के न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसी की इन्होंने डिस्कवरी की थी गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट करके. ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए ही गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1908. और इसके लिए उन्हें 1908 में नोबेल प्राइज मिला था. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला. सी द फर्स्ट कंक्लूजन, most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected. जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या बोला कि जो एटम के अंदर का जो स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस क्या है, खाली है. ठीक है, मीन्स एटम के अंदर ज़्यादा जो स्पेस है वो क्या है, खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है. इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो ईजिली गोल्ड के एटम्स के अंदर से भी पास होके वो क्रॉस करके बाहर निकल गए हैं, सीधे स्ट्रेट चले गए हैं. ठीक है, और उनका बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ. विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड वो क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं इस एटम्स के अंदर से. ठीक है, क्योंकि एटम के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस है. Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. केवल कुछ ही पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, अब डिफ्लेक्शन कैसे होगा कि देखो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं. ठीक है, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन रहते हैं उनमें भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं. सो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है. समझ में आया ना, डिफ्लेक्शन होता है. इसीलिए इसके बेस पे इन्होंने बोला है कि क्या हो रहा है
कि पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो उनका स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्या पॉजिटिव चार्ज का जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है। ठीक, इसीलिए क्या हो रहा है कि बहुत ही लेस अमाउंट में डिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कम डिफ्लेक्शन, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और बहुत ही आप देखेंगे कि बहुत ही लेस एंगल से होता है, बहुत ही कम एंगल से डिफ्लेक्शन हो रहा है, ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए उन्होंने क्या बोला है कि जो पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर रहते हैं, जो प्रोटॉन्स रहते हैं, वो बहुत ही कम स्पेस में हैं, कम स्पेस लेते हैं। ठीक है, देन a very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. अब उन्होंने क्या बोला कि केवल बहुत ही कम पार्टिकल्स हो ऐसे हैं, अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो 180 डिग्री से क्या हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं। 180 डिग्री मीन्स जैसे कि देखो ये वहाँ यहाँ पे 180 डिग्री से डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये यहाँ से गया अल्फा पार्टिकल्स और उसी डायरेक्शन में वो क्या हो गया, वापस आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 180 डिग्री से क्या हो रहा है कि डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि जितने भी इसके एटम्स के अंदर जो क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, वो क्या है, जो भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो उनका जो वॉल्यूम है वो क्या है कि बहुत ही कम है। अब यहाँ पे आपको जो ये एटम्स हैं गोल्ड के, ये क्या है, जो सेंटर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है उसका, और इसी न्यूक्लियस के अंदर जो एटम का जो मास रहता है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर रहता है सारा। ओके, नेक्स्ट सी हियर, on the basis of Higgs experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom. अब इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे रदरफोर्ड ने एटम का न्यूक्लियर मॉडल दिया। ठीक है, विच हैड द फॉलोइंग फीचर, जिसके ये फीचर्स थे, फर्स्ट, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। उन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियस बोलते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, और इसी के अंदर क्या रहता है, सारा एटम का मास इसी के अंदर रहता है, ये हमारा न्यूक्लियस है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या रहता है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। ठीक है, और क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, तो पूरा मास क्या रहता है, इसी के अंदर रहता है। देन उन्होंने क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, और जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर का जो पाथ होता है उसमें कौन सर्कल लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर सर्कल लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और उसके चारों ओर कौन सर्कल लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, राउंड राउंड सर्कल करेंगे। द चक्कर लगाएंगे मीन्स द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जो न्यूक्लियस का साइज होता है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। आप यहाँ पे देखो एटम का साइज कितना है और न्यूक्लियस का साइज कितना है, फिर इस न्यूक्लियस के अंदर ही देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, सो जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या होता है, एटम के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होता है। See the drawbacks of Rutherford's model of the atom. According to Rutherford ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं, मीन्स चक्कर लगाते हैं।
ठीक है। बट ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये कंटिन्यू यदि मूव करते रहें तो क्या करते हैं, इनका एसेलरेशन चेंज होता रहता है, क्योंकि कंटिन्यू ये मूव करते रहते हैं, इसलिए एसेलरेशन चेंज होगा और ये एनर्जी रेडिएट करेंगे। जब ये एनर्जी रेडिएट करेंगे तो इनकी एनर्जी लेस हो जाएगी और ये न्यूक्लियस के अंदर गिर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे तो हम इन्हें स्टेबल मान ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था जो उन्होंने क्लियर एक्सप्लेन नहीं किया था।